केस में ऐसा भी होता है कि पेशेंट को एक्सटेंशन लैग हो जाता है। तो अगर मूवमेंट्स पूरे लाने हैं, दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करता है रेंज ऑफ मोशन। तो हमें अच्छे सर्जन को चूज करना चाहिए। एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट दैट। उसके पहले भी यू शुड गेट योर एक्सरेज डन ऑफ द नी। कहीं वो गिर तो नहीं गए थे, कोई सीढ़ी चढ़ते उतरते पैर स्लिप तो नहीं हो गया था। हेलो माय फिजियो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? कैसा लगा आपको हमारा लास्ट वीडियो लोअर बैक पेन के बारे में, जो हमने इस सीरीज के पहले एपिसोड में शूट किया था। आज के इस एपिसोड में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि नी रिप्लेसमेंट के केसेस में 100% फिजियोथेरेपी सक्सेस कैसे पाए। तो चलिए इस एपिसोड को शुरू करते हैं और इस क्वेश्चन के आंसर ढूंढते हैं। यस डॉक्टर युगल, मेरे 5 इयर्स के एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा है और ये बहुत कॉमन है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, बाकी और भी जितने फिजियोज हैं वो भी फेस करते हैं इस कंडीशन को। सो जो TKR के पेशेंट्स होते हैं उनमें मैक्सिमम 90% पेशेंट्स में फुल रेंज ऑफ फ्लेक्शन आ जाता है, लेकिन बहुत ऐसे भी हैं जिनका 90% तो फ्लेक्शन हो जाता है, लेकिन उसके बाद बिल्कुल अटक सा जाता है, लाइक उसके बाद रेंज आती ही नहीं है उनकी, चाहे आप कुछ भी करा दो, और पेशेंट इससे अनहैप्पी भी रहते हैं। बहुत रेयर केस में ऐसा भी होता है कि पेशेंट को एक्सटेंशन लैग हो जाता है। तो ऐसे में आप क्या सजेस्ट करोगे? यह काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है डॉक्टर आस्था। जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है उसकी जो पहली एक्सपेक्टेशन होती है पेशेंट की, वो यही होती है कि उसको एक पेन फ्री, फंक्शनल और मोबाइल नी चाहिए। अगर हम ये 3 चीज़ें पेशेंट को ऑफर नहीं कर पाते तो पेशेंट मोस्टली डिससेटिस्फाइड रहता है। इनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पेन फ्री, वो जैसे ही आप नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कर देते हैं तो बेसिकली आप जो डैमेज कार्टिलेज का पार्ट है उसे रिमूव करके और इम्प्लांट उसकी जगह फिक्स कर देते हैं, तो पेन वाला पार्ट मोस्टली सेटल हो जाता है। अब बारी आती है मूवमेंट्स की और नी की स्ट्रेंथ की, जहाँ पे रोल आता है फिजियोथेरेपी का, रिहैबिलिटेशन का। तो अगर मूवमेंट्स पूरे लाने हैं तो उसके लिए डे 1 से हम बहुत एग्रेसिव फिजियोथेरेपी को प्रमोट करते हैं। अगर फिजियोथेरेपी रेगुलर है तो जैसा आप बता रहे थे 90% ऑफ केसेस में जो रेंज ऑफ मोशन है वो पूरी आ जाती है विद इन ए पीरियड ऑफ 2 to 3 months। लेकिन ऐसे 10 to 15% केसेस हैं जहाँ पे रेंज ऑफ मोशन एक पॉइंट के बियॉन्ड बिल्कुल रुक जाती है। अगर वो पॉइंट 90 डिग्री है तो हमें वी हैव टू री लुक इनटू कि ऐसा क्यों हो रहा है। 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करता है रेंज ऑफ मोशन। आज के टाइम एंड एज में जितने भी इम्प्लांट्स अवेलेबल हैं उनमें हाई फ्लेक्शन इम्प्लांट्स हैं, मतलब मूवमेंट पूरा आने की उसमें कैपेसिटी है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इम्प्लांट की सर्जरी के वक्त जो प्लेसमेंट है वो डिसाइड करती है कि हमारे लेग का जो मैकेनिकल एक्सेस है वो कैसा रहने वाला है। अगर आपने वो मैकेनिकल एक्सेस रिस्टोर कर लिया तो देयर इज गुड चांस कि मूवमेंट पूरा आ जाएगा। तो एक तो वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इम्प्लांट का प्लेसमेंट कैसे हुआ है, एंड इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी सर्जरी कहाँ हुई है और कैसे हुई तो है। हमें अच्छे सर्जन को चूज करना चाहिए। एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट दैट कि नी रिप्लेसमेंट की सक्सेस इम्प्लांट के, क्योंकि वो एक फैक्टर है जो आप सर्जरी के बाद चेंज नहीं कर सकते। अब आते हैं हम सेकेंड पॉइंट पे, रिहैबिलिटेशन पे। फिजियोथेरेपी में फर्स्ट 1 month में अगर आप 90 to 110 डिग्री अचीव कर पाए तो विच इज़ अ गुड सक्सेस। एट द सेम टाइम हमें पेशेंट की क्वाड्रिसेप्स और VMO स्ट्रेंथनिंग पे काम करना है। वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मोस्ट ऑफ आर इंडियन पेशेंट्स में जो नी की आर्थराइटिस है वो मीडियल कंपार्टमेंट होती है। वैरस नीज आर वेरी कॉमन इन इंडिया। उसकी वजह से जितनी भी VMO है उनकी स्ट्रेंथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम होती रहती है। दैट इज़ वाई सर्जरी के बाद हमें वो स्ट्रेंथ फिर से रिस्टोर करनी है। अगर आप वो स्ट्रेंथ रिस्टोर करोगे तो आपका जो गेट है वो बेटर हो जाएगा। नी बेंडिंग जो है उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने पटला ग्लाइड एक्सरसाइजेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन पॉपुलेशन में हम पटला रिप्लेसमेंट कम करते हैं, उस वजह से एडिशंस बनने का डर होता है, जिसकी वजह से नी बेंडिंग कहीं ना कहीं रुक जाती है। प्लस अगर क्वाड्रिसेप्स की शॉर्टनिंग है तो क्या हम उसे नी बेंडिंग से और इन्हांस कर सकते हैं। तो मसल स्टिमुलेशन का भी रोल है उन 10% केसेस में जहाँ पे हम कहीं किसी पॉइंट पे फंसे हुए हैं। तो नी बेंडिंग के लिए मसल स्टिमुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट है कि हम पेशेंट को ट्रेन करें कि वंस ही रीचेस बैक होम आपके पास से तो क्या वो एक्सरसाइजेज रिपीट कर रहे हैं।
मेरी एक फिलॉसफी है कि अगर रिपीटिशंस ज़्यादा हैं तो दैट इज़ गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस रादर देन एक ही गो में आप बहुत लंबी एक्सरसाइजेस करा रहे हो, क्योंकि उसके बाद एवेंचुअली मसल्स फटीग हो जाती हैं। तो इसलिए रिपीटिशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब के बाद भी, फॉर एग्जाम्पल 3 मंथ्स के बाद भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि अभी भी नी बेंडिंग इज स्टक देयर एंड पेशेंट इज नॉट हैप्पी, इन दैट केस आई थिंक आपके पेशेंट को दोबारा अपने सर्जन के पास जाना चाहिए। उसके पहले भी यू शुड गेट योर एक्सरेज डन ऑफ द नी, ये देखने के लिए कि कहीं कोई ऐसी ऑनगोइंग प्रॉब्लम तो नहीं है। क्या हो सकता है, पटला की पोजीशन कैसी है, पटला कहीं बहुत ऊपर या नीचे तो नहीं चला गया, जैसे हम पटला आल्टा या बाहा कहते हैं। तो ऑलवेज गेट एन एक्सरे डन। आप एक प्रॉपर एक्सरे से बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो और कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको आप करेक्ट कर सकते हो और पेशेंट की लाइफ और मूवमेंट्स को बेटर कर सकते हो। इस वीडियो के एंड में आई होप आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, लेकिन इसको सम अप करते हैं और 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, अगर 1 से 1.5 महीने की रिहैब के बाद आपके पेशेंट की नी बेंडिंग नहीं आ रही है तो पहली चीज़ जो आप करो वो एक्सरे कराइए। एक्सरे हमें बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दे देगा जिससे हमें ये डिसाइड करने में हेल्प मिलेगी कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। नंबर 2, अगर आपको लगता है कि पेशेंट की नी स्वेलिंग कम नहीं हो रही है या आपको नी में कुछ रेडनेस लग रही है, इन्फ्लेमेशन लग रहा है और पेशेंट ये कंप्लेन कर रहा है कि मेरे को रेस्ट पे भी पेन होता रहता है, इन्फेक्शन के बारे में सोचिए और डू नॉट प्रोसीड एनी फर्दर। नंबर 3, अपने पेशेंट से ये पिन पॉइंट इंक्वायरी करिए कि कहीं वो गिर तो नहीं गए थे, कोई सीढ़ी चढ़ते उतरते वक्त पैर स्लिप तो नहीं हो गया था, ऐसा होने की वजह से कोई माइनर फ्रैक्चर या कोई MCL की इंजरी हो सकती है। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नंबर 4, अपने पेशेंट से दोबारा पूछे कि उनको कोई इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम तो नहीं है, फॉर एग्जांपल उनको रोमोटॉइड आर्थराइटिस तो नहीं है जिसकी वजह से उनका नी डैमेज हुआ था। उन केसेस में क्या उन्होंने अपनी रोमोटॉइड की मेडिकेशन फिर से स्टार्ट कर दी है, क्योंकि इस केस में भी आपको उतनी अच्छी सक्सेस नहीं मिलेगी जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इन 4 पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखिएगा और इसके अलावा भी अगर आपने कुछ एक्सपीरियंस किया है जो इस सबसे डिफरेंट है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।